नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है study.com के इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है जनेंद्र और जैसा कि आपको पता है मैथमेटिक्स हम यहाँ पे कर रहे थे। नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, परिमेय संख्याओं के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था रेशनल नंबर्स के बारे में। जो नंबर्स हैं उनके डेसिमल एक्सप्रेशन के ऊपर हम गए थे। मान लीजिए जैसे मैंने 1/3 का आपको बताया था, क्या होता है ये 0.33 और ये आगे तक चलता रहता है। इसको कैसे लिखेंगे 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। या दूसरे टाइप के कैसे थे 1/5, ये कैसा हो जाएगा 0.2। तो जब भी हम डेसिमल एक्सप्रेशन पे गए रेशनल नंबर्स के, परिमेय संख्याओं को जब भी हमने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया तो सिर्फ दो ही केस बन रहे थे मेरे पास। या तो क्या हो रहा था, डेसिमल खत्म हो जा रहा था, टर्मिनेट हो जा रहा था, या फिर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा था बट रिपीट होने लग गया था। तो अब जो तीसरा केस बनेगा वो जो हमारा बनता है इरेशनल नंबर्स का, अपरिमेय संख्याओं का। तीसरा कौन सा होता है देखिए, या तो डेसिमल खत्म हो गया, इसको हम बोल रहे थे टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या था नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि ये खत्म नहीं हुआ था बट रिकर हो रहा था, बार बार आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे ये क्या था मेरा, टर्मिनेटिंग शांत, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, रिकरिंग का मतलब होता था आवर्ती। तो अब जो तीसरा केस बनता है हमारे पास वो कैसा बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या मतलब हुआ है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत और नॉन रिकरिंग अनावृत्ति। तो देखिए, जब भी हम किसी नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें होगा ये कि वो ख़त्म नहीं होगा। पहली बात, उसके अंदर जो डिजिट्स आएंगी वो रिपीट नहीं होंगी, बार बार नहीं आएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.31690042785469000100 और ये इस तरीके से आगे चलता जाएगा। तो इस तरीके के जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, क्या डेसिमल के बाद देखिए कोई भी जो डिजिट्स है या डिजिट्स का सेट रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे कि ये हो सकता है ये 4 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हो, 5, 6, 8, 10, 15, 20, कितने भी डिजिट हो, अगर वो एक बार रिपीट होना स्टार्ट हो गए तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आगे तक चलते जा रहे हैं और कोई भी जो डिजिट है, डिजिट्स का जो सेट है वो आगे जाके रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसको किसके अंदर काउंट करेंगे, नॉन रिकरिंग के अंदर, अनावृत्ति के अंदर। और इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हो जाते हैं इरेशनल नंबर्स या फिर अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए यूँ नहीं होता कि कोई बच्चा बोले कि सर हो सकता है कि ये 40 डिजिट्स के बाद फिर 40 डिजिट रिपीट होती हो, ठीक है। तो इतना क्योंकि हम लिखते नहीं है एग्जाम के अंदर, या फिर आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, जितना दिखाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको अंदाजा लगाना होता है। तो जितने डिजिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी रिकरिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा कि जो संख्या है मेरी वो अपरिमेय है। अगर ये मान लीजिए 50 डिजिट होती और उनके बाद 50 की 50 डिजिट क्या होने लग जाती, रिपीट होने लग जाती, तो फिर भी वो रेशनल नंबर के अंदर आ जाए। चाहे 50 के बाद हो या 100 डिजिट्स के बाद हो, अगर रिपीट हो रहा है तो आएगा रेशनल नंबर के अंदर। क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है सारे डिजिट्स, कोई भी डिजिट आपस में, पूरा का पूरा सेट मेरा रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको काउंट करूंगा मैं अपरिमेय संख्याओं के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो इरेशनल नंबर्स हैं उनके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। और पहली बात कि ये कि भाई जैसे हमारे पास रेशनल नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट, वैसे ही इरेशनल नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट। क्योंकि इस टाइप की मैं बहुत सारी संख्याएं लिख सकता हूँ। अगर मैं बहुत सारी संख्याएं लिख सकता हूँ तो उनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अगर बात करें गिनती के अंदर, काउंटिंग के अंदर, तो रेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। एग्जाम्पल्स आप जो चाहें वो एग्जाम्पल बना सकते हैं। 0.001 0001 4 times 0 then 1 2 4 5, ठीक है। इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। तो जितने भी होंगे इस टाइप के नंबर्स वो सभी किस कैटेगरी में आएंगे, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं के अंदर आएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं
सबसे इंटरेस्टिंग नंबर है हमारे पास, सबसे जो कॉमन एक इरेशनल नंबर है, परिमेय अपरिमेय संख्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर है पाई। तो देखिए पाई के बारे में होता ये है, सबको पता है कि ये इरेशनल नंबर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये आखिर है क्या पाई और आता कहाँ से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाई से। बिल्कुल आप सभी को वैल्यू पता होगी कि पाई की वैल्यू आप पढ़ते आए हैं क्या। पाई की हम 2-3 वैल्यू यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, या तो मैं 22/7 यूज़ करता हूँ या फिर 3.14 यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो पहली बात अगर देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि पाई जो है वो क्या है, मेरा इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्या है, जब मैं पाई की वैल्यू को 22/7 लेता हूँ तब आप थोड़ा ध्यान लगाइए और आप जाइए वापस से परिमेय संख्याओं की परिभाषा में, उसके डेफिनेशन में, रेशनल नंबर के डेफिनेशन में। मैंने क्या बताया था कि कोई भी नंबर जिसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकूँ, ठीक है, जिसके अंदर डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं है और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों, अंश और हर दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, तो उस संख्या को मैं क्या कहूँगा, एक परिमेय संख्या और रेशनल नंबर कहेंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी हुई, 22/7। पाई क्या है मेरा, इरेशनल। ठीक है, पाई है इरेशनल, जबकि 22/7 तो क्या हो गया, रेशनल हो गया। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 0 नहीं है और ऊपर नीचे दोनों के दोनों क्या है मेरे पास, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ से जो 22/7 हुआ वो रेशनल, जबकि पाई क्या है, इरेशनल। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कभी भी कि एक ही नंबर रेशनल भी हो या और इरेशनल भी। तो नंबर सिर्फ एक ही होता है, या तो वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो पाई है इरेशनल, तो फिर 22/7 जो हम यूज़ करते हैं उसका क्या चक्कर। देखिए पहली बात तो ये कि 22/7 एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसकी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम 22/7 क्यों यूज़ करते हैं, 22/7 जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। अप्रोक्स वैल्यू का मतलब क्या है कि ये इसका लगभग मान है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट मान क्या होता है, पाई का एग्जैक्ट मान होता है 3.14159 और ये आगे तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बाद में डेसिमल के बाद में जो मेरे पास डिजिट्स हैं वो ना ही तो रिपीट होती हैं ना ही मेरे पास रिकर होती हैं। तो क्योंकि रिपीट नहीं होती, रिकर नहीं होती, तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि जो पाई है मेरा वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जबकि अगर मैं बात करूँ 22/7 की, ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको, 1 बच गया, 7 एकम 7, कितना बच गया, 3, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 28, 57, 14, 28, 57 और आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, देखिए पहले भी हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर के अंदर क्या होता है, डिजिट्स का सेट बार बार आने लग जाता है। तो यहाँ पे जो 14, 28, 57 है, देखिए वो पूरा का पूरा दोबारा क्या हो गया, फिर से आने लग गया, फिर 14, 28, 57 फिर से आने लग गया। तो ये जो 22/7 है मेरा, वो तो क्या हो गया, रेशनल नंबर, जबकि पाई जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर। अब इनकी वैल्यू देखिए डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, ये 3.14 है और ये वाली वैल्यू भी मेरी क्या है, 3.14। डेसिमल के बाद 3.14 के बाद पाई की वैल्यू अलग है, 22/7 की वैल्यू अलग है। तो ये जो हुआ 22/7 वो अप्रोक्स वैल्यू हुई, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये। और देखिए टाइम के साथ साथ जो पाई के अंदर डेवलपमेंट हुए हैं, स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो पाई की वैल्यू थी वो हम 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक निकाल सकते थे। फिर आगे डेवलपमेंट हुआ तो 3, 4, 5, 6 और पाई की वैल्यू आज के टाइम में सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प से हम कहाँ तक निकाल पाए हैं, इसको हम चले गए हैं ट्रिलियंस तक। इसके अंदर जो डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद जो हमारे पास अंक हैं वो ट्रिलियंस तक कैलकुलेट कर लिए हमने, और वहाँ पे जाके भी हमने क्या देखा कि जो नंबर्स है वो कहीं पे रिपीट नहीं हो रहे। तो रिपीट नहीं हो रहे तो मैं इसको कहाँ पे कंसीडर करूँगा, इसको मैं कंसीडर करूँगा एक इरेशनल नंबर के अंदर। जबकि 22/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। पाई जो है वो अपरिमेय है। 22/7 अगर मैं यूज करता हूँ वो इसलिए क्योंकि ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, इसका लगभग मान है। तो इन दोनों के अंदर आपको कन्फ्यूज़ नहीं आना है। क्वेश्चंस के अंदर कभी कभी आ जाते हैं, ऑप्शन के अंदर आपको 2-3 वैल्यू दे देगा और उसके अंदर पूछ लेते हैं कि नीचे जो वैल्यूज़ लिखी हुई है हमारी उनके अंदर से रेशनल कौन सी है, रेशनल कौन सी है। तो वहाँ पे आपको इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है।
तो अभी डिस्कस करते हैं पाई के बारे में कि पाई आखिर आया कहाँ से, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या हो सकते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं। पाई आया कहाँ से, इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ ये कि आपको पाई देखने को कहाँ मिलता है, जहाँ भी आपको एक सर्कुलर शेप मिलेगी, ठीक है, वहीं पे पाई आ जाएगा। आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं सर्किल से रिलेटेड, सिलेंडर से रिलेटेड, स्फीयर से रिलेटेड, कोन से रिलेटेड, तो जहाँ पे भी आपको एक सर्किल दिखेगा वहाँ पे आपको पाई की वैल्यू दिखेगी। तो देखिए आया कहाँ से वो देखते हैं। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए अपन ने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, इसके जो सरकमफेरेंस है उसको मैंने मेज़र किया। तो सरकमफेरेंस जो आई या फिर मेरी जो परिधि आई यहाँ से, ठीक है, सरकमफेरेंस या फिर आप उसको बोल देते हैं परिधि या फिर परिमाप भी बोल देते हैं, ठीक है ना, तीनों एक ही बात है। परिमाप भी क्या होता है, कोई भी अगर हमारे पास आकृति है उसकी जो बाउंड्री है उसकी जो लंबाई होती है उसको क्या बोलते हैं, परिमाप। और इसको हमने डिवाइड किया इसके डायमीटर से, ठीक है, डायमीटर यानी कि इसका व्यास, ठीक है। इन दोनों को जब मैंने डिवाइड किया, पहले क्या किया मैंने, इसकी लंबाई को मेजर किया, ठीक है, एक सर्किल था मेरे पास और ओ मान लीजिए इसका सेंटर है, ठीक है। और ये जो यहाँ हमारे पास हो गया ए बी, ये क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया, इसका व्यास हो गया। तो इस पूरी लंबाई को, इस सरकमफेरेंस को जब मैंने इसके डायमीटर ए बी से डिवाइड किया तो मैंने देखा कि मेरे पास एक वैल्यू आई, और वैल्यू कितनी आई, 3.14159, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास एक वैल्यू आई। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। इस छोटे सर्किल का सेंटर कितना है, ओ डैश, और इसका जो डायमीटर है वो हो जाएगा मेरे पास ए डैश बी डैश। अब वहाँ पे भी मैंने सेम काम किया जो मैंने यहाँ पे किया था। क्या किया, इसके सरकमफेरेंस सी से लिख रहा हूँ मैं और डायमीटर को डी से लिख रहे हैं। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया इस सर्किल के लिए तो भी मेरे पास वैल्यू क्या आई, 3.14159, इस तरीके से वैल्यू है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, एक और सर्किल लिया जो इन दोनों सर्किल से बड़ा था, और इस सर्किल के अंदर भी मैंने क्या किया, मैंने इसका सेंटर लिया, क्या, ओ डबल डैश, इसका डायमीटर लिया मैंने, कितना हो गया हमारे पास, ए डबल डैश बी डबल डैश। अब मैंने क्या किया, सेम काम, वही काम यहाँ पे किया, इसकी सरकमफेरेंस को मेजर किया और इसके डायमीटर से डिवाइड कर दिया। इसकी जो सरकमफेरेंस थी उसको डायमीटर से डिवाइड कर दिया, तो जो वैल्यू आई वो मेरे पास क्या आई, 3.14159, और यही मेरे पास आगे चलता रहा। तो यहाँ से देखिए क्या कंक्लूजन निकल के आता है, चाहे सर्किल का साइज कितना भी हो, छोटा सर्किल हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, सभी के अंदर अगर मैं उनकी सरकमफेरेंस को, उनकी परिधि को उसके व्यास से डिवाइड करता हूँ तो हमेशा मुझे एक फिक्स्ड वैल्यू मिलती है। और जब भी कहीं पे हमारे पास ऐसा होता है कि भाई ये जो रेशो है वो मेरे पास फिक्स है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो रेशो है वो सर्किल के साइज़ के ऊपर तो डिपेंड करता नहीं है। तो अगर ये साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। और जब भी इस कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है हम क्या करते हैं, उसको एक सिंबल असाइन कर देते हैं। तो वही काम यहाँ पे हुआ, इस वैल्यू को हमने एक सिंबल का नाम दे दिया पाई, ठीक है। तो यहाँ से जो है पाई आया है मेरे पास, किसी भी सर्किल की सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करने से जो वैल्यू मिलती है वो ये वैल्यू है, और उस वैल्यू और वो जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। अब पाई जो है वो एक ग्रीक सिंबल है, ठीक है, ग्रीक सिंबल है। ये सिंबल क्या डिनोट करता है, इस वैल्यू को डिनोट करता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें कि हम सरकमफेरेंस को मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में देखिए मेजर कैसे करते थे हम, मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि मैं इस लेंथ को मेजर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, स्केल को इसके ऊपर रखेंगे और हम देख लेंगे कि ये लंबाई कितनी है। इजी। अगर मैं बात करूं इस लेंथ को मुझे मेजर करना है, कैसे करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि स्केल से यूँ मेजर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्केल जो होता है आपका वो तो स्ट्रेट होता है बिल्कुल। तो जब भी हमारे पास ऐसी लेंथ आती है, सर्कुलर लेंथ आती है, कर्व के अंदर लेंथ आती है, कैसे मेजर करते हैं, हम एक रस्सी का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा मेजर करेंगे,
फिर वहाँ से पकड़ लेंगे, फिर थोड़ा सा और मेजर करेंगे, फिर पकड़ के थोड़ा सा और मेजर करेंगे, आगे चलते जाएंगे और पूरी की पूरी इस जो सरकमफेरेंस है उसके ऊपर मैं धीरे धीरे इस पूरी लंबाई को मेजर कर लूँगा। और वहाँ से जो मेरे पास लेंथ आएगी, मान लीजिए रस्सी इतनी लंबी है, तब उस रस्सी को स्केल के ऊपर रख के मेजर करना आसान होता है। तो वहाँ से पहले जिस टाइम में हम यूज़ करते थे, अभी तो हमारे पास जो स्केल्स हैं वो फ्लेक्सिबल भी आ गए हैं, ठीक है, तो अभी हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग के अंदर जब डेवलपमेंट हो रहा था पाई का, उस टाइम हम ऐसी लेंथ को कैसे मेजर करते थे, एक रस्सी के थ्रू, एक कोड के थ्रू। तो वहाँ से हमने इसे मेजर किया, इसको इससे डायमीटर को मेजर करना आसान है, स्ट्रेट लाइन है। जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो क्या हो गया, एक सिंबल मिला मुझे, एक वैल्यू मिली। उस वैल्यू क्योंकि वो फिक्स थी, सर्किल के साइज़ के ऊपर निर्भर नहीं कर रही थी वो, तो मैंने उस वैल्यू को एक कांस्टेंट मान लिया, उस कांस्टेंट का नाम मैंने दे दिया पाई, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका पाई है वो आया है। इस वजह से जितने भी आप सर्कुलर शेप देखेंगे, या फिर 3D के अंदर बात करें, अगर हम बॉल देखेंगे, या फिर अर्थ की बात करें, मून की बात करें, तो कोई भी शेप जो सर्कुलर है वहाँ पे हमारा जो पाई होता है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, क्या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा पाई डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। वैल्यू उसकी जो डेट है उसको याद रखना आसान है। जैसे कि इसके पहले स्टार्टिंग में क्या है भाई, 3.14, ठीक है। तो ये हो गया 3 जो है वो मंथ के लिए हो गया, मार्च का महीना, ठीक है, और 14 तारीख। तो इस तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं पाई डे, 3.14, ठीक है। याद रखना आसान भी हो जाएगा आपके लिए, इजीली याद रख सकते हैं। और पाई की वैल्यू जो 3.14 है वो तो आप स्टार्टिंग से बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 3 मार्च की 14 तारीख, नहीं, तीसरा महीना और उसकी 14 तारीख, मतलब कि मार्च, ये 3 तो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मंथ को, और ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट को। तो 14 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं पाई डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और नंबर होता है ई, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। कहाँ पे देखा होगा आपने कुछ फंक्शन देखे होंगे, ई की पावर एक्स, एक तो यहाँ पे दिखा होगा, ठीक है, या फिर log टू द बेस ई, यहाँ पे आपने देखा होगा। तो ये जो ई है ये क्या है मेरे पास, ठीक है। ई जो है वो कहाँ से आया, इसके ऊपर भी अपने डिस्कस करेंगे, एक और वीडियो बना के मैं डाल दूंगा ई के रिलेटेड कि भाई ई कहाँ से आया, ठीक है। और यहाँ पे जो ई आता है हमारे पास वो भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर या फिर एक अपरिमेय संख्या। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.71, और ये वैल्यू भी आगे तक चलती जाती है। डेसिमल के बाद ना ही तो ये रिपीट होती है और ना ही कहीं जाके ख़त्म होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो ई हो गया वो भी मेरे पास क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। इनके अलावा कौन कौन से इरेशनल नंबर्स हम यूज के अंदर लेते हैं, देखिए ई जो है वो हमारे यूज के अंदर आता है, पाई जो है वो हमारे यूज में आता है, पाई को भी मैंने पढ़ लिया। अब बाकी नंबर्स की बात करते हैं। मान लीजिए बात करें √2 की, ठीक है। तो √2 क्या होता है भाई, 1.414, और ये वैल्यू आगे तक चलती जाती है। तो यहाँ से ये जो नंबर मेरे पास आता है √2, वो क्या होता है, वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो कोई भी नंबर, ठीक है ना, जिनका स्क्वायर रूट पूरा का पूरा नहीं निकल रहा, वो सभी किसके अंदर आते हैं, इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। जैसे √3 की बात करें तो 1.732, और ये वैल्यू आगे चलती जाएगी। तो इस वैल्यू को भी हम क्या कंसिडर करेंगे, इरेशनल नंबर। अगर मैं बात करूं √4 की, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, रेशनल नंबर है, इसका ध्यान रखना है आपको। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। जब ये √4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो जो वैल्यू, वो सारी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिनका स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं निकल सकता, वो सारी की सारी वैल्यू कंसिडर होती हैं इरेशनल अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। इससे आगे जैसे क्या देखें हम, √5 वो भी कैसा हो गया, इरेशनल, √6 वो भी इरेशनल, √7 इरेशनल, √8 इरेशनल, ठीक है। √9 की बात करें तो √9 कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा या फिर एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऐसे ही आप आगे चलते जाइए और जितने भी नंबर आप लिख सकते हैं, √10, √11, √12, ये सभी किस में आएंगे,
इर्रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। वो वैल्यू जिनका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होता हो, ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, या जिसका हम स्क्वायर रूट किसके अंदर कैलकुलेट कर सकें, एक इंटीजर, एक पूर्णांक पूरा का पूरा निकाल सकें, सिर्फ उनको छोड़ के जितने भी स्क्वायर रूट मेरे पास बनेंगे सभी के सभी किसके अंदर आएंगे, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं के अंदर आएंगे। ठीक है, तो चलिए उसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई अपरिमेय संख्याएं और कौन कौन सी हो सकती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इन वैल्यूज़ को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है ना, कि नंबर लाइन के ऊपर कहाँ से आएंगे भाई ये। ठीक है, तो वो भी है एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अगर आपको नहीं पता है कि भाई √2 कहाँ पे आएगा, नंबर लाइन के ऊपर √2 कहाँ पे आएगा, उस वैल्यू को भी हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। पर उससे पहले कुछ और नंबर्स देखते हैं जो सारे के सारे मेरे पास क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो देखिए मैंने रूट वाले नंबर्स जो हैं उन सभी की बात कर ली है। ये जो है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ, ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2 इसकी बात कर रहा हूँ। तो क्यूब रूट ऑफ 2 इस तरीके के नंबर आएंगे, वो सभी मेरे पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे भाई 3 का क्यूब रूट हो गया, ठीक है, फिर 4 का क्यूब रूट हो गया, या फिर 5 का क्यूब रूट हो गया, 6 का, 7 का। ठीक है, अगर 8 के क्यूब रूट की बात करें तो 8 का क्यूब रूट। तो इन वैल्यूज़ को ध्यान रखना है, जो किसी की पावर 3 हो उनका क्यूब रूट जो होता है वो मेरा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये, अगर मैं इस पावर की बात करूं तो इसको मैं लिखूंगा कैसे। अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई 2 का क्यूब रूट, तो इसे कैसे लिखते हैं, या उससे पहले 2 के स्क्वायर रूट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात पता होगी कि जो √2 होता है उसका मतलब क्या होता है, पावर 1/2। यहाँ पे देखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 की पावर 1/3। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 7 का यहाँ पे 6th रूट, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 7 की पावर 1/6। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान रखना है आपको। तो अगर यहाँ पे देखें तो देखिए 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3, और इसका मैंने क्या कर रखा है, क्यूब रूट। 8 2 की पावर 3 होता है, ये आपको पता होगा, क्योंकि 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 4 × 2 कितना हो गया, 8। तो 2 क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई है तो पावर आ गई 3। ठीक है भाई, तो इसको मैंने 8 के क्यूब रूट को कैसे लिख दिया, 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। अब ये जो पावर होती है, क्यूब रूट लिखा हुआ है, वो कैसे होता है, पावर कितनी होती है, 1/3। तो 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/3। और आपने तो बचपन में पढ़ा होगा कि भाई पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, 2। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या पता चल रहा है कि जो 8 का क्यूब रूट है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 2। मतलब कि ये जो नंबर हो गया मेरे पास, ये कैसा हो गया, रेशनल। ठीक है, तो जस्ट इन नंबर्स का ध्यान रखना है कि जो हमारी पावर है कहीं वो वाली कैंसिल आउट ना हो रही। उसके अदरवाइज जितने भी नंबर आप लिखेंगे, मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 11 लिखूँ, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल। ये सभी जो नंबर्स मैंने लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये 6th रूट हो गया। तो इन सभी की ये सभी जो नंबर्स हो गए मेरे पास, वो क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर आपके पास एग्जिस्टेंस में है। इन सभी को आप सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक करनी वाला चैप्टर है, वहाँ पे पढ़ते हैं, इनको कैसे सोल्व करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। पर फिलहाल के लिए ये सभी जो नंबर्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, इर्रेशनल नंबर्स के अंदर। इन सभी की वैल्यू हम फाइंड, जैसे ही हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो डेसिमल के बाद क्या होगा, ना ही तो ख़त्म होंगी और ना ही रिपीट होना स्टार्ट होंगी। तो इन सभी नंबर को किसके अंदर कंसीडर करेंगे, इर्रेशनल नंबर्स के अंदर। तो चलिए अब जो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इर्रेशनल नंबर्स को अभी हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना सीखते हैं कि भाई नंबर लाइन के ऊपर √2 और √3, √4 तो जैसे 2 हो जाएगा तो उसकी तो दिक्कत है नहीं हमें। बाकी जो नंबर्स बच गए हैं मेरे पास, उन सभी को मैं कैसे नंबर लाइन के ऊपर लेके आऊँगा, तो वो स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम का, और फिर हम वापस आ जाएंगे कि नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करने में। मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम आसान है मेरी, ठीक है। एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें जो B कोण है वो कितना है 90 डिग्री का। ठीक है, B कोण अगर 90 डिग्री का है तो मैं कह सकता हूँ कि ये साइड BC और ये साइड AB, इन दोनों का स्क्वायर, या फिर ये आधार ये लंब, तो ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जैसे मैं क्या लिख दूँ, A, इस साइड की लंबाई A है, इस साइड की लंबाई C है और इस साइड की लंबाई B है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर एक कोण कितना है 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाली भुजा का स्क्वायर B का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी जो साइड बच गई उन दोनों के स्क्वायर के सम के। ठीक है, ये होती है मेरी पाइथागोरस थ्योरम कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के। मतलब कि ये अगर इसको बेस मान लूँ तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये वैल्यू, ये जो है, ये मेरे पास क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम को हम यूज करेंगे नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर्स को ड्रॉ करने के लिए। तो देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास नंबर लाइन है, आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि भाई 0 होती है, उसके बाद कितना आएगा 1 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। तो हमें क्या करना है, पहले मैं ड्रा करता हूँ √2 को। ठीक है, √2 की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करते हैं कि भाई ये √2 नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पे आता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1। अगर मैं एक और डिस्टेंस ले लूँ, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है मेरे पास 1। अब मैं इससे 90 डिग्री के ऊपर एक और लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, और इस लाइन की लंबाई भी कितनी है 1। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 1, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 1। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, ये कोण मेरे पास कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये आधार और लंब, अगर ये मेरे 1 और 1 हो जाएं, ठीक है, अगर ये आधार और लंब मेरे पास 1 और 1 हो जाएं, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। मतलब जो मेरा कर्ण था वो कितना आ गया √2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है √2 आ जाएगी। ये वाली लंबाई कितनी आ जाएगी √2। ठीक है, अब हमें सिर्फ इतना करना है कि भाई इस लंबाई को यहाँ पे लेके आए। कैसे करेंगे, आसान काम है। देखिए, यहाँ पे आप जो है अपना प्रकार लीजिए, उसकी एक नोक को यहाँ पे रखिए, पेंसिल है उसको यहाँ तक खोलना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ तक खोला तो ये लंबाई कितनी आ गई मेरे पास √2, और फिर मैंने उसको नीचे की तरफ यूँ एक चाप लगा दी। तो वो चाप जहाँ पे काटेगी, ठीक है, उतनी लंबाई कितनी हो जाएगी मेरी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी √2। ठीक है भाई, आसान काम है। तो आपको √2 जो है वो आप यहाँ से ड्रॉ करना सीख गए हैं। अगर मैं इससे आगे चलूँ और बात करूँ कि भाई √2 की √3 की, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी पता है √2। मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक और लंबाई खींच दूँगा बिल्कुल सीधी, कितनी, वही 1। ठीक है, यहाँ पे 1 मैंने खींच दी है। अब यहाँ से इसको कैसे देखेंगे, ये वाली इक्वेशन के अंदर देखिए B स्क्वायर इक्वल्स टू, एक साइड तो मेरे पास कितनी है, जो बेस है वो कितना है √2। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो B स्क्वायर की वैल्यू 3, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूँ इस ट्राइंगल की जिसके अंदर ये वाली लंबाई कितनी है √2, और जो सीधी वाली लंबाई है ये कितनी है 1, तो मैं इस ओरिजिन से अगर इसको जोड़ूंगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे पास √3। तो यहाँ से मैं प्रकार रखूँगा, पेंसिल को यहाँ पे रखा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है √3, और यहाँ से मैं नीचे की तरफ एक कट लगा दूंगा। तो वो जहाँ पे काटेगा, ठीक है, वो जो वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी √3। ठीक है, तो इस तरीके से जो इरेशनल नंबर्स हैं मेरे, आप उन सभी को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि इसकी √2 मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई मेरे पास √2। वैसे मैंने √3 ड्रॉ कर लिया, √4 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो तो 2 के बराबर ही होता है। अब √5 को ड्रॉ करें तो अब भाई √5 को फिर से ड्रॉ कर लीजिए, वो भी आसान काम है।
सेम यही इक्वेशन इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू मान लीजिए मैं एक साइड को ले लेता हूँ 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस एक साइड 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 5। बी स्क्वायर की वैल्यू 5, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 5, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने दो साइड कितनी ली है, 1 2 ली है और एक ली है। तो यहाँ पे देखिए एक जो साइड है वो मुझे कितनी लेनी है 2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की साइड मैंने कितनी ले ली 2, इसके ऊपर मैंने एक और लाइन खींच दी जिसकी लंबाई कितनी है 1, ठीक है। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ सेंटर को यहाँ से यहाँ पे, तो ये जो लंबाई आएगी, ये जो कर्ण आएगा इस ट्राइंगल का मेरे पास, वो कितना आएगा रूट 5। तो अगला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने प्रकार को रखिए, उसको यहाँ तक खोलिए पेंसिल को, और यहाँ से एक नीचे की तरफ एक कट लगा दीजिए। तो ये जहाँ पे काटेगा वो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, वैल्यूज़ को ड्रॉ करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, अलग अलग वैल्यूज़ आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ रूट 8 की, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2, ठीक है ना। तो रूट 2 अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। 2 रूट 2 का मतलब क्या होता है, इस वैल्यू का डबल। तो आपने जितनी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आपने कैलकुलेट की है, वो क्या करना है आपको, इतनी वैल्यू यहाँ से इसको मेजर किया, फिर यहाँ पे रखा और फिर उसको थोड़ा सा आगे तक मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वैल्यू यहाँ से यहाँ पे, उसको तो मेजर कर लिया, फिर प्रकार को यहाँ से लेके यहाँ पे कट लगा दिया सेम वैल्यू के लिए, अगर वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। कहाँ पे बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू हो गई ये रूट 2 की क्या हो गई डबल। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये वैल्यू आ जाएगी रूट 8, ठीक है। तो यहाँ से आपने सीख लिया है कि जो इरेशनल नंबर है मेरे, उनको नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इरेशनल नंबर है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड आते हैं। तो थोड़ा सा उन प्रॉपर्टीज़ को भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी इरेशनल नंबर हैं आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आगे जाके और इनको सोल्व कर सकते हैं। किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इरेशनल नंबर से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस हैं, उनको और देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स कितने होते हैं। अब यहाँ से हमने पहली बात तो ये कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड आते हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, बस आपको उन स्टेटमेंट्स को समझना है। तो स्टेटमेंट क्या क्या आएंगी, कैसे आएंगी, देखिए। पहली बात कि भाई नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था 0 1 2 3 4 और ऐसे ये नेगेटिव में चल रहे थे, -1 -2, यहाँ पे -इन्फिनिटी और यहाँ पे +इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये जो नंबर्स थे मेरे पास कितने थे, इनफाइनाइट थे। अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स भी कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब असंख्य, उनकी संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते। एक बात और कि यहाँ से 1 से 2 के बीच में आपसे पूछा जाए कि कितने रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, कितने रेशनल नंबर्स हैं या फिर कितनी परिमेय संख्याएं हैं, या फिर ये पूछ ले कि 1 से 2 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं 1 से 2 के बीच में। तो यहाँ पे भी हमारा दोनों केस में आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। वही मान लीजिए 1 से 2 के बीच में अगर मैं कुछ वैल्यू की बात करूँ 1.1234690014, इस तरीके से मैं नंबर बना सकता हूँ। और नंबर बनाना चाहूँ तो कितने आएंगे 1.1234, जस्ट एक नंबर को चेंज कर दिया मैंने, इसको चेंज कर दिया, ठीक है, कोई और नंबर चेंज कर दिया। तो यहाँ से आप इनके बीच में कितने नंबर बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं। और अगर मैं 1 से 2 के बीच में रेशनल नंबर्स की बात करूँ तो वो भी कितने आएंगे, इनफाइनाइट। तो 1 से 2 के बीच में या 2 से 3 के या 3 से 4 या 4 से 5, इन सभी के बीच में देखिए एक तरीके से मैं देखूँ तो ये जो मेरे पास डिस्टेंस है, ठीक है, 1 से 2 के बीच की डिस्टेंस ये कितनी है, फाइनाइट है। ये डिस्टेंस कितनी है, फाइनाइट। अगर मैं सेंटीमीटर के अंदर मेजर कर रहा हूँ तो कि भाई ये 1 सेंटीमीटर हो गया, अगर मैं किलोमीटर के अंदर मेजर कर रहा हूँ तो कितना हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। पर इस छोटी सी डिस्टेंस के अंदर, इस फाइनाइट डिस्टेंस के अंदर
जो नंबर्स की संख्या है वो कैसी है मेरी, इनफाइनाइट। तो यहाँ से देखिए एक नया कंसेप्ट है कि भाई इनफाइनाइट को हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, बड़ा और बहुत ज़्यादा। पर यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक छोटी सी दूरी के अंदर, ठीक है, एक छोटी सी दूरी के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स मेरे पास हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मतलब कि एक छोटी सी दूरी के अंदर मेरे पास क्या है, असंख्य संख्याएं हैं। तो ये जो चीज़ है आपको याद रखनी है। और ये जो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ऐसे ही मैथ के, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर सिस्टम अपना आगे बढ़ेगा उसके ऊपर हम डिस्कस करते रहेंगे। और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको और प्रोवाइड कराऊंगा। आप क्लास के अंदर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जाइए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आप सोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है।